वन। हेलो बच्चों आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं पूरा इंग्लिश को लेकर। अगर आपको याद हो मैं अनुभव सर को लेकर आया था अपने पुराने जीएटी के पॉडकास्ट में और सर उसके बाद बच्चों की बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर इंग्लिश को लेकर हमें गाइडेंस दीजिए, इंग्लिश के बारे में सारी चीज़ें बताइए। तो मैं बच्चों की सारी क्वेरीज बनाकर लाया हूँ अरे वाह। और आज आपसे इंग्लिश पर सवाल दागेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कर देना अपने सभी सीयूईटी वाले दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सर बता दो क्या क्या मिस कर रहे हैं। क्या क्या मिस कर रहे हैं? पूरा का पूरा सीयूईटी का पैटर्न, स्ट्रैटेजी, क्लासेस, ये सब ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। यस, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सर फटाफट शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये है कि इंग्लिश का जो सेक्शन है सीयूईटी में उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अभी भी कई बच्चे सोचते हैं कि हमने 12th में जो इंग्लिश पढ़ी है वो हमारी सीयूईटी की सेक्शन 1 है। तो बेसिकली जब 12th स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, वो इंग्लिश है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, वो इंग्लिश है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ये टोटल 3 चीजें आती हैं किसी भी स्टूडेंट के सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो एंट्रेंस एग्जाम की इंग्लिश होती है वो लैंग्वेज बेस कम होती है और लॉजिकल ज्यादा होती है। तो अच्छा। अगर किसी के बेस ग्राउंड वर्क्स बहुत स्ट्रांग है, वो बोल अच्छा नहीं सकता, हम्म समझ अच्छा नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड रूल स्ट्रांग है, रेनन मार्टिन पढ़ी है, ग्रामर वगैरह अच्छी है, हम्म। तो भी वो इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा कर लेगा। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश में कोई बहुत ठां ठां ठूं बड़ी अच्छी एक्सेंट मारता है तो एंट्रेंस एग्जाम में उसका इंग्लिश अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। ये इंग्लिश बहुत लॉजिकल होता है बाय नेचर। तो इसको सर इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अभी, हमारा मान लो बचपन में ग्रामर अच्छा नहीं है या रूल्स अच्छे नहीं है, तो अभी कितना टाइम लगेगा अगर? सीखने की तो देखिए कोई भी एज नहीं होती है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। अब क्या है कि अगर आप सीयूईटी स्पेसिफिक देख रहे हैं तो दिन कम है। अच्छा। उसकी स्ट्रैटेजी मैं बता सकता हूं कि सिर्फ सीयूईटी स्पेसिफिक इंग्लिश में आपको क्या क्या आप करके जाना है। हाँ सर, अब क्या क्या करना है, अब क्या क्या करना है ये आप बताओ। ऐसा है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो आती है, वो गिवन है। मतलब कोई अपनी प्रॉपर्टी दाव पे लगाना चाहे, गाड़ियां दाव पे लगाना चाहे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा या नहीं आएगा, चुपचाप वो दाव पे लगा दे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। ठीक है। एक भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश डिजाइंड हो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना आए। तो अब जैसे 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन बचे हैं, रोज कम से कम 5 से 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आपने 10-15 मिनट का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिन के कर लिए तो 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, मान लीजिए, तो अपने 8 दिनों में हमने 40-50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। अब एंट्रेंस एग्जाम में 3 या 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे जिनके बेसिस से 12 से 16 क्वेश्चन होंगे। अच्छा। इसका मतलब 30% पेपर जो है इंग्लिश का वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होगा। तो है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले 50-100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करके जा रहे तो आप मिस कर रहे हो, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है, पैरा जंबल्स कर लो। पैरा जंबल्स क्या है, ऑप्शन से भी हो जाते हैं। पैरा जंबल्स है लेफ्ट राइट अरेंज करना, एक सेंटेंस को वो तोड़ देंगे, आपको अरेंज करना होगा एप्रोप्रिएट मैनर में कि वो ग्रामेटिकली सही हो। अच्छा। उसमें आपने रूल से ज्यादा ऑप्शंस लगाने। अच्छा। आपने चारों ऑप्शंस लगा के देख लिए, जो भी बेस्ट सूटेड हो, आपको सुनने में ठीक लगे, उसको टिक कर दो। तो ये दो चीजें तो बड़ी कॉमन सी है, इसमें कोई इतना, तो इन दो पे पहले शुरू में फोकस कर लें, अब बचे हुए 6 दिन 7 दिन। हाँ, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि अगले 5-6 दिन इंग्लिश में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा सर, दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो सीयूईटी का इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या आईपी मैट और क्लैट इन एग्ज़ाम्स की तरह ही है या कुछ अलग है? नहीं, इसका लोअर डिफिकल्टी लेवल है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जाम है। इनफैक्ट लोग दुबई से, गल्फ से, शारजहां से, इवन अब्रॉड से भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब हर तरीके की सोसाइटी के बच्चे अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को प्रिविलेजेस ज्यादा मिले होते हैं, कुछ लोगों को कम प्रिविलेजेस मिले होते हैं, कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज ज्यादा होती है, कुछ लोगों के पास कम फैसिलिटीज होती है। तो जब भी कोई ऐसा नेशनल लेवल पेपर होता है ना, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल हमेशा मॉडरेट ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि एकदम से क्लैट लेवल पे ले जाए। क्लैट लेवल और आईपी मैट का ना डिफरेंट है। क्लैट क्या है ही इंग्लिश का पेपर पूरा। उसमें आपको क्या है, 120 मिनट में 17,000-18,000 वर्ड रीड करने हैं। अच्छा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट में आपकी 100 से ज्यादा वर्ड रीडिंग की स्पीड होनी चाहिए। अच्छा। वरना आप फंस जाओगे। तो उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। बट हाँ, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉडकास्ट का। हाँ सर, बताओ।
इंग्लिश का लेवल CUET में अपने आप में हर साल डिफिकल्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैं ये पूछने ही वाला था कि क्या डिफरेंस है सर, अब वो बताओ। डिफरेंस ये है कि हर साल CUET इंग्लिश को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अच्छा। और इसका एक क्लियर स्टैटिस्टिक्स में ये बताना चाहूंगा, 2022 में पहली बार जब पेपर हुआ था तो इंग्लिश में 8,236 लोगों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे। ठीक है। 2023 में जब ये सेकंड टाइम हुआ तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 5,685 व्हिच गॉट अ फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, मतलब 35% ड्रॉप, सीधा 35% ड्रॉप। और लास्ट ईयर 2024 में मात्र 1,683 लोग, 1,683 पीपल गॉट अ परफेक्ट स्कोर पूरे भारत में। पूरे भारत में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, शुरू हुआ 8,000 प्लस से, अब आ गया 1,600, 20% लोग रह गए जो फुल आउट ऑफ फुल थे 2 साल के अंदर। इसका मतलब वो छोड़ दो कि क्लैट से कितना डिफिकल्ट है, आईपी मैट से कितना डिफिकल्ट है, ये अपने आप में ही हर साल डिफिकल्ट इवॉल्व हो रहा है। इसमें मतलब कि डिफिकल्टी वो खुद बढ़ा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इंग्लिश, इसका मतलब मैं फिर यही बोलना चाहूंगा एटलीस्ट जो अगले साल के बच्चे हैं कि वो अभी से इसको लेकर सीरियस रहें, वो ज्यादा जरूरी है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सारे लोग अप्लाई करेंगे। राइट। हिंदी मीडियम वाले कम लोग हैं, उर्दू वाले कम लोग हैं, एसमीज वाले कम लोग हैं, तो इंग्लिश वाले सबसे ज्यादा है। राइट। अब सबसे ज्यादा जहां होंगे तो इसका मतलब कंपटीशन लेवल भी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा सर, ये बताओ कि वोकैबुलरी जो है उसका क्या रोल है इस इंग्लिश में, और उसको अगर हमें इम्प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? आप अगर वेबसाइट पे जाओगे और इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो वो सबसे छोटा सिलेबस है, वो टोटल 2 पेज में आ गया है। अच्छा। एक पेज में उन्होंने अपना टाइटल डाला है, कवर पेज, और दूसरे पेज में सिलेबस डाल दिया है, वो भी आधा पेज बच गया है। अच्छा। तो टोटल उन्होंने 4 टॉपिक्स डाले हैं। 4 टॉपिक्स प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। 5 टॉपिक्स हैं, उसमें से एक टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो अब क्या है, अगर आप वोकैबुलरी करके जाओगे तो आपको कम से कम ये पता चलेगा व्हाट इज अ सिमिलर मीनिंग, और अगर आप वोकैबुलरी करके जाओगे तो आपको ये पता चलेगा व्हाट इज द ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है। तो वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में पर्टेनिंग टू दिस कंपेटिटिव पेपर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सिनोनिम के, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए एंटोनिम के, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए ये देखा गया है कि 20 to 30% रोल जो है वो वोकैबुलरी का होता है। ओके। क्योंकि ये वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है जो आपने CBSE में किया है कि आपने एक पार्ट ऑफ पैराग्राफ पढ़ के उसमें से कुछ ना कुछ नोशन उठाया और डाल दिया। इसमें क्या होगा, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके। इसमें आपको ऑथर की टोन, ऑथर की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो उसकी टोन और लैंग्वेज तो तभी समझोगे ना जब उसकी भाषा के शब्द समझोगे। समझ गया। तो वोकैबुलरी का रोल इम्पोर्टेंट, 100% वोकैबुलरी का रोल इम्पोर्टेंट। और अब क्या करना चाहिए सर बच्चों को, अगर उस पर फोकस करना, कैसे करें इम्प्रूव? सिंपल है, रोज 100 वर्ड कर लीजिए, 100 से आपके 500 वर्ड हो जाएंगे। अब ये 100 से 500 कैसे होंगे? आपने वोकैबुलरी के 100 वर्ड उठाए, उसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन भी तो पढ़ोगे, उनका क्या मतलब है? तो एक वर्ड से आप 5 की मीनिंग पकड़ रहे हो। तो ये आपने कर लिए 100 वर्ड रोज। दूसरी चीज क्या है कि कोशिश करो वर्ड्स की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पहचानने के लिए। कभी कभी वो वर्ड के ना टोन में आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मिल जाती है। जैसे डेलीरम होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिलेमा भी होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो कम से कम मुझे पता चला है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस में डेली जो वर्ड यूज होगा वो नेगेटिव वर्ड है। करेक्ट। अब जैसे एफेबल का मतलब होता है लवेबल, अफेक्शन का मतलब होता है लवेबल, एफिनिटी का मतलब होता है लवेबल। तो मुझे पता चल गया कि AFF वाले वर्ड पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अब मेरे पास 4 ऑप्शन में कुछ पॉजिटिव दिए हुए, कुछ नेगेटिव दिए हुए। तो मैं थोड़ा तुक्का भी मारूंगा तो समझदारी से मारूंगा। हाँ, तो बेसिकली अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है, 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है तो आसान हो गया, फिर तो इजी हो गया ना जानना। तो वर्ड्स की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जानिए, पहली चीज। दूसरा, वर्ड्स के रूट्स को पहचानिए। जैसे वो होता है ना फोबिया तो सबके नेगेटिव वर्ड ही हो गए, राइट? तो दूसरा क्या है, वर्ड रूट पहचानिए। तीसरा, 100 वर्ड अगर आज भी रोज करें तो 4-5 हजार वर्ड आप निकाल सकते हैं। भाई एक वर्ड है, 4 ऑप्शन है, 5 वर्ड हो गए टोटल। समझिए। तो ये अप्रोच होनी चाहिए इस टाइम पे वोकैबुलरी। अब क्या है ना, मैं बुक्स वाले और रूल बुक के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं जुगाड़ वाली चीजें बता रहा हूँ। सही बात है सर, 5 दिन के हिसाब से बताओ कि जुगाड़ वाली चीजें हैं, जुगाड़ वाली चीजें चाहिए हमको। तो
अच्छा सर, इसी से जुगाड़ से मुझे याद आया, एक और क्वेश्चन था और ये तो मेरे भी मन में था, बच्चों ने भी पूछे कि इंग्लिश के एग्जाम में जब हम बैठे होंगे पर्टिकुलरली, तो वो टाइम मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी रखनी है? इंग्लिश में देखिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपके सीनियर्स ने बताई है, क्योंकि आपके सीनियर्स ने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो बताई है 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। अब स्ट्रैटेजी हो गई है 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। अब 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर का मतलब है 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, 5/6, मतलब आपके पास 48 सेकेंड्स के आसपास एक क्वेश्चन करने के लिए है, या फिर सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड्स के आसपास है एक क्वेश्चन करने के लिए। ऐसी कोई गलती मत करिएगा, ये बड़ी स्टूपिडिटी वाली चीज होती है। तो कैसे करें, मतलब क्या अप्रोच रखें फिर? फोकस देखिए वही जो स्ट्रेंथ वीकनेस वाले हमारे पिछले पॉडकास्ट में था, इसमें आप ये देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जितनी जल्दी निकाल सकते हैं उतनी जल्दी निकालिए। अच्छा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो स्टार्ट उससे करें। हाँ, अब लोगों को लगेगा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में क्यों ना करें। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होते भी तो 4 क्वेश्चन है। एज पर सीयूईटी सिलेबस 3 तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। एक होगा नरेटिव, एक होगा लिटरेरी, और एक होगा नरेटिव, लिटरेरी, और एक और है, एक और तरीके का है। एक बार सिलेबस को रेफर करिएगा। ये तीन ही नेचर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आपके नैरेटिव स्ट्रांग है, लिटरेरी स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटैक करिए सबसे पहले, और जितना फास्ट हो सके कर लें। हाँ, क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है भी तो 4 क्वेश्चन, या एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मान लीजिए एक बार 5 क्वेश्चन आ गए, तो सही बात है। तो आपने एक जगह टाइम लगाया, लेकिन है भी तो 4 या 5 क्वेश्चन, ये भी तो देखो एक साथ। सही बात है। तो वो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकालिए, फिर पैरा जंबल निकालिए, क्योंकि वो ऑप्शन बेस्ड है। वोकैबुलरी कोशिश करिए कि सबसे लास्ट के लिए छोड़ के रखिए, क्योंकि वोकैबुलरी से ना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी गिर जाता है। अगर शुरू में देख लिया, या मतलब उसको वर्ड देखिए, या तो वर्ड आएगा या नहीं आएगा। सही बात है। आ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं आ गया तो चकनाचूर हो जाएगा, ढूंढ करके। तो जैसे ही पहला वर्ड देखा, ये तो आता ही नहीं, तो गया। उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सब पे भी पड़ेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसा है कि कैसा भी है, कम से कम आप कुछ तो कर ही लोगे। 100%। आपके 5 क्वेश्चन है, 3 तो निकाल लेने चाहिए आपको अच्छे। और जो मैं बता रहा हूँ 50-60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो अगले 10 दिनों में, तो और चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा टिप बताया सर। मेरा एक क्वेश्चन इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो गया कि क्या फ्लो रखना है एग्जाम का, तो क्लियर है कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए। सर, एक जेनरिक क्वेश्चन है कि मोटिवेटेड कैसे रहें सीयूईटी की प्रिपरेशन को लेकर? मोटिवेटेड सीयूईटी की प्रिपरेशन यही देख के रहिए जितने आप मॉक्स दे। अगर आप मॉक में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी आंसर शीट देख के मॉक करिए। मोटिवेशन के तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं। वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, मिल्खा सिंह को देख के मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, विराट कोहली को देख के मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। मोटिवेशन मिलेगा खुद को देख के। और खुद का मोटिवेशन कैसे बिल्ड होगा? आज मेरे 50 में से 30 आई थे, फिर मेरे 40 सही हैं, फिर मेरे 45 सही हैं, फिर मेरे 48 सही हैं, और 8वें दिन मेरे 50 आउट ऑफ 50 सही हैं। तो अपनी मोटिवेशन आप खुद डिजाइन करिए। किसी को मोटिवेट करता है पैसा, किसी को मोटिवेट करता है तारीफ, किसी को मोटिवेट करती है लुक्स। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप ये जानते हैं कि कल आपके 16 घंटे कैसे होने वाले हैं, 16 घंटे आप जागोगे, 8 घंटे आप सोओगे। हर बच्चा मेरी बात सुन ले, अगर आप ये जानते हैं कि कल सैटरडे है, जैसे कल सैटरडे के 16 घंटे में क्या करने वाला हूँ, मेरा 16 घंटे का ये टाइम टेबल डिजाइंड है, और ये 16 घंटे में मैं जो करना चाहता था मैंने वो अचीव कर लिया, आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। 16 घंटे में से मैंने ये सोचा कि सुबह 6 से 9 मैं इंग्लिश करूंगा, 9 से 11 मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, 11 से 2 मैं डोमेन पढ़ूंगा, 2 से 4 मैं फिर खेलने जाऊंगा, 4 से 6 मैं जीएटी करूंगा, 8 से 9 में एक मॉक करूंगा, 9:30 बजे अगर आपने वो जो टाइम टेबल बनाया और आपने वो अचीव कर लिया, वही मोटिवेशन 100%। फिर तो मतलब बच्चा आसमान में। हाँ, आप चाहे 2 घंटे पढ़ने का सोचो, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ो। मतलब जो सोचा है वो कर लिया। Everyone in their life should know what they are going to do tomorrow. If you've designed what you are going to tomorrow and you have achieved it, you will feel motivated. Otherwise दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती। वो टेम्पररी होता है। सही बात है। देखा, जोश आ गया, फिर 5 मिनट बाद वो एड्रेनल रश और हार्मोन्स एकदम हो जाते हैं, मैं तो ये करके दिखाऊंगा, और 5 मिनट बाद पता क्या चलता है, कुछ और ही कर रहा है। सर, बहुत अच्छी बात ये आपने कही, और मैं आपसे इसमें पूछना भी चाहूँगा कि कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस या सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें बच्चों के साथ, कि इस स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने ऐसा करा वैसा करा, जो बच्चों को कम से कम थोड़ा
एस्पिरेशन दे, मोटिवेशन ना भी हो, एक एस्पिरेशन जरूर दे। हाँ, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप अमेज्ड होंगे ये बात सुन के कि अभी आप मेरी एक क्लास अटेंड करेंगे यहाँ पे इसी चैनल पे जो इंट्रोडक्टरी टू जीएटी है, एक और क्लास अटेंड करेंगे जो प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स है। तो नंबर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम ठीक ठाक पढ़ाते हैं, बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी अपनी 11th में कंपार्टमेंट आई थी मैथ्स में। फिर हमारे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनकी 11th में कंपार्टमेंट आई थी, 12th में उन्होंने टॉप किया। सही बात है। तो ये मोटिवेशनल स्टोरीज है, लेकिन एक बच्चे की मेरी जो स्टोरी है वो बड़ी ही इनकरेजिंग स्टोरी है, मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब CUET नहीं होता था, तब DU JAT का पेपर होता था। DU JAT के पेपर उसने दिया और DU JAT के पेपर में उसकी रैंक आई 238। मेरी भी रैंक 238 आई, आपकी भी रैंक 238 आई। तो DU में उसे एडमिशन मिलता है जिसकी एज छोटी होती है। अच्छा, हर जगह, हाँ, हर जगह ये होता है जिसकी एज बड़ी होती है, उसकी एज हाँ। छोटी थी। अच्छा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की वो लास्ट सीट थी, आखिरी सीट। वो 17 दिन छोटा था अपने कॉम्पिटिटर से, ओनली 17 डेज, मतलब 17 डेज का गैप था। दूसरे को एडमिशन मिल गया, इसको नहीं मिला। वो दीनदयाल उपाध्याय गया, उसने वहां BMS किया, तब BMS 3 ही कॉलेज में होता था। आज डी शॉ में हेज फंड देखता है, यंगेस्ट सीनियर मैनेजर है, और अभी वो, मेरे को पता चला है, ही विल बी प्रमोटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। वाह। तो उसने सर्कमस्टेंसेस को और डीमोटिवेटिंग वाली चीजों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी। राइट। मेरी और आपकी और मेरे लिसनर्स की कहीं ना कहीं गलती रही होगी लाइफ में। मेरी अनफिट होने की गलती है, आपकी लाइफ में कोई और गलतियां हैं। सही बात है। उनकी लाइफ में वो गलतियां हैं कि उन्होंने 1.5 महीना वेस्ट कर दिया, अब CUET के आखिरी 10 दिन में जोश जाग रहा है। उस बेचारे की तो गलती भी नहीं थी, उसने पूरा प्रिपेयर किया, रैंक भी लाया, जस्ट बिकॉज उसका कॉम्पिटिटर उससे 17 दिन के एज के डिफरेंस पे था, उसको एडमिशन मिल गया, उसे नहीं मिला। और आज किसी भी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट से उसकी प्लेसमेंट कम नहीं है, ज्यादा ही होगी, इनफैक्ट कम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर ने, और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर्कमस्टांसेस तो जो भी हैं वो सबके अलग हैं, और कुछ ना कुछ गलती तो सबने ही करी है, पर तो उसको एक लिमिटेशन मानना, रिस्ट्रिक्शन मानने या उससे परेशान होने का कोई लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ना है, आगे देखना है। आप मुझे YouTube पे सुन रहे हो, Instagram पे सुन रहे हो, लेकिन मैं बड़ा फैक्ट बात बताना चाहता हूँ। जो भी इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर ये कह रहा है कि अगले 8 दिन में कुछ नहीं हो सकता, अगले 6 दिन में कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ 1 दिन पहले भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आपका इंटेंट सही है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, और आपने सही तरीके से उस पॉजिटिविटी को अप्रोच करा है, तो क्या पता वही 2 क्वेश्चन आपकी लाइफ में डिफरेंस ले। सही बात है, जो देखा वो आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डोंट गिव अप टिल द टाइम द पेपर डजंट एंड। बिल्कुल, कीप फाइटिंग। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर की बातें आई होप आपको मोटिवेशन भी देंगी और एस्पिरेशन भी देंगी। सर, अब 1-2 मज़ेदार क्वेश्चन है, कहो तो पूछूं आपसे? पूछ लो सर। सर ये बताओ, ग्रामर का ऐसा कौन सा रूल है जो ज़्यादातर बच्चे या लोग गलत कर रहे हैं? वो ग्रामर में ना 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। हाँ, वो बताओ सर। एक है वॉइस, अच्छा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस आप जितने कर पाएंगे उतना बेटर है। अच्छा। और दूसरा है टेंसेस। अच्छा, टेंसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये 2 ग्रामर के रूल्स हैं जिसके बिना एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीशन नहीं होगा। अगर आप इसकी कोई वीडियो, इसका कोई ग्राउंड रूल, इसका कोई, हम भी वीडियो लाएंगे अभी, जैसे आज हम क्लॉक्स की वीडियो ला रहे हैं, हाँ, ग्रामर की भी वीडियो लाएंगे। हाँ, तो जीएटी का तो ला ही रहे हैं, इंग्लिश की भी लाएंगे, और पेपर से पहले ही लाएंगे। अब ये अगर आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंसेस, ये 2 रूल्स कर लें, तो मोस्ट लाइकली आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, मतलब काफी कुछ कवर हो जाएगा। देखो, करने के लिए तो जो ऑब्वियसली 1 साल में करने की चीज है वो मैं 10 दिन में, 3 दिन में तो नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम बेस्ट ऑफ द लॉट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड चीजें तो बता ही सकते हैं, और बच्चा भी अपना फोकस एरिया डिफाइन कर सकता है। टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये अपना फोकस बना के चलिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप ध्यान से पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जितनी बातें बताई सर ने सब बहुत काम की हैं। अच्छा सर, इंग्लिश का कोई फेवरेट वर्ड आपका? इंग्लिश का कोई फेवरेट वर्ड? और क्यों? भाई मेरा तो एक ही फेवरेट वर्ड है, क्योंकि हम भी वही हैं और लोगों से उम्मीद भी वही करते हैं। हमारा फेवरेट वर्ड है एसिडुअस।
एसिडुअस होता है मतलब हार्ड वर्किंग, एस का मतलब होता है गधा, गधे की तरह काम करना। और मैं ये बोलता हूँ कि मैंने आपको भी गधे की तरह काम करते हुए देखा है, मैंने खुद को भी गधे की तरह काम करते हुए देखा है, और मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे भी गधों की तरह ही काम करें। और अगले 10-15 दिन 20 दिन तो बिल्कुल बिल्कुल करें। हाँ हाँ, इसमें बहुत सिंपल फंडामेंटल है, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, स्मार्ट वर्क एग्जिस्ट करता है, बट द ओनली थिंग विच कैन बीट अ टैलेंट इज हार्ड वर्क। राइट, ये तो बिकॉज टैलेंटेड पीपल माइट नॉट वर्क हार्ड। बिल्कुल देयर इज ओनली वन थिंग विच कैन बीट टैलेंट, हार्ड दैट इज हार्ड वर्क। राइट, तो ये इसका कोई दूसरा रास्ता ही तोड़ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए ये वर्ड मेरा फेवरेट वर्ड है। अच्छा सर, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट जो है वो अभी है इम्पोर्टेंट या हम कंटेंट पे फोकस करें? आई आपका थिंक क्या इवन take अगर है? आप आज इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को सुन के, हम्म, तो आज आप 3 मॉक टेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है 3 घंटे मेरे नाम के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है। 3 मॉक टेस्ट कर लिए आपने, लेकिन उन्हें चेक मत करिए जब तक आपके तीनों खत्म ना हो जाए। अच्छा अब आपके 3 मॉक टेस्ट खत्म हुए, ठीक है। अब 3 मॉक टेस्ट में जब आप स्कोर देखेंगे तो ऑब्वियसली एक जैसा ही होगा, लगभग लगभग। लगभग एक जैसे ही होगा, क्योंकि आप उतने ही प्रिपेयर्ड है। अगर आपका मान लीजिए 250 में से 230 आ रहा है, 220 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो 50 मार्क्स का गैप है। अब तीनों पेपर को कंपेयर करिए कि वो 40 50 20 मार्क्स किस किस टॉपिक में कटे हैं। उन तीनों में कॉमन टॉपिक आएगा। सही बात है। फिर जहां कटे हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है जो क्वेश्चंस नहीं है सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चंस को दोबारा करिए। ठीक है। 4 में से एक ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, क्योंकि आप पहला गलत कर चुके हो। बिल्कुल। अब बचे 3। अब 3 बचों में से देखिए व्हाट इज द नियरेस्ट जो आप सोच के सही कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। मिस आउट हो गया। कर सकते थे बट आपने नहीं किया। तो वहां पे उस टॉपिक पे फोकस करना शुरू करिए, और पता लग जाएगा कि अगले 1-2 दिन मुझे किन चीजों पर। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ना प्रिपरेशन से नहीं होती, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मॉक से ही होती है। आपने मान लीजिए एक जगह आपने फिगर्स ऑफ स्पीच में 2 पेपर में सही किया, 1 पेपर में गलत किया है, तो फिर गलती आपकी है ना, गलती आपके टीचर की है ना, गलती आपके ट्रेनर की है। उसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। सही बात है। सिली मिस्टेक ये नहीं होती कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया और माँ बाप को बोला सिली मिस्टेक हो गई। क्या है सिली मिस्टेक? कुछ भी नहीं है। सिली मिस्टेक ये है कि मैंने 3 पेपर दिए, 2 पेपर में उस क्वेश्चन सही किया था उस टॉपिक का, एक जगह आके गलत कर दिया, उसको सिली मिस्टेक कहते हैं। सही बात है। अपनी मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक ही चीज से होगी, वो होगी मॉक से। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो मतलब इस समय तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पढ़ो ना पढ़ो, मॉक्स पढ़ लो। आपने मान लो फिगर्स ऑफ स्पीच करना है, आपने 20 मॉक देखे, 20 मॉक में फिगर्स ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए, हो गई प्रिपरेशन। सही कह रहे हो। टॉपिक कौन पढ़ेगा? मॉक से पढ़ लो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी सर ने बताई है और बहुत ही काम की चीज़ है कि मॉक जो है वो एक तो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, और कुछ भी नहीं तो 10 15 20 मॉक भी देख लिए तो कम से कम आप उसी बहाने ही प्रिपेयर कर लो। 100%। बहुत सही सर। सर बस जाने से पहले एक आखिरी एक 1 लाइन का मंत्रा अपने CUET एस्पायरेंट्स के लिए, फिर खत्म करते हैं आज का खेल। 1 लाइन मंत्रा देखो, 1 लाइन मंत्रा मेरा तो यही रहेगा, जब तक CUET नहीं हो रहा तब तक हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहिए। ये मेरा 1 लाइन मंत्रा है। दूसरा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एंट्रेंस प्रिपरेशन अदर देन मॉक्स। ना कोई यूट्यूब चैनल, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई कोचिंग, ना कोई टीचर। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मॉक्स रखो। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मॉक्स है। ठीक है। दूसरी जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ ये होना चाहिए कि आप 7 घंटे से ज्यादा नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम ना करें। 7 घंटे का आप नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम रोज करें, ताकि जो आपके मन की डिजायर है, ओ आज तो मैंने टेक्नोलॉजी करी नहीं, वो भड़ास निकाल लीजिए। सही बात। लेकिन वो निकालिए सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक। उठने की भी तो कोशिश करो ना इंस्टाग्राम के लिए जरा, सुबह 4 बजे। सही बात। आपने सुबह 4 बजे से 11 बजे तक 7 घंटे का इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया सब निपटा लिया। आज भी मैं बोल रहा हूं, जितने भी मेरे लिसनर है 7 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया दिन में नहीं करते होंगे। करेक्ट। अब सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फिर छूना नहीं है इसको, फिर उसको मत छुओ, फिर सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, और 9 बजे आराम से सो के अगले दिन सुबह 4 बजे उठ जाओ। आपको अपनी लग्जरी के लिए सुबह उठना है, अपनी खराब आदतों को फुलफिल करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त। हाँ, और 7 घंटे से ऊपर नहीं कर रहे होंगे ये लोग। 7 घंटे से तो वैसे भी नहीं कर रहे होंगे ज्यादा। बस, तो मैं तो 7 घंटे का लीवरेज दे रहा हूँ, लेकिन उठो ना 4 बजे। सही बात है। तो देख लो, अब अपने
सारी लग्जरीज़ को पूरा अगर करना है तो सुबह उठना है, जो सर ने बोला। और आई होप आपने पूरा पॉडकास्ट अच्छे से देखा होगा। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट हम आपके इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो देख लो, कर लो, मिस आउट हो जाएंगी चीज़ें। और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट भी आने वाला है आपकी प्रिपरेशन में 4 चाँद लगाने के लिए। ठीक है? तो अनुभव सर की तरफ से और मेरी तरफ से सबको बाय बाय, टाटा, टेक केयर। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात करते हैं। तब तक अपनी तैयारी करते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।